मेरा नाम महिमा ठाकुर है। मैं बीएससी सेकंड सेम की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का सिस्टमैटिक पोजीशन, किंगडम प्रोकैरियोटा, डिवीज़न स्कोटोबैक्टीरिया, क्लास मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेल्स, फैमिली माइकोप्लाज्मेटेसी और जीनस माइकोप्लाज्मा। इंट्रोडक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाले जीव है। इनकी खोज नोकार्ड और रॉक्स ने 1898 में की थी। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जिसके कारण ये विभिन्न आकार ले सकते हैं। इन्हें पीपीएलो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा के मुख्य लक्षण: कोशिका भित्ति का अभाव। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति पूरी तरह अनुपस्थित होती है। भित्ति न होने के कारण ये अपना आकार बदलते रहते हैं। इसलिए इन्हें बहुरूपी या पादप जगत का जोकर कहा जाता है। कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन। इनकी कोशिका एक 3 परतों वाले लिपोप्रोटीन झिल्ली से घिरी होती है। यह झिल्ली लगभग 7.5 nm से 10 nm मोटी होती है। आकार: ये सबसे छोटे स्वतंत्र जीवित प्रोकैरियोटिक जीव है। इनका आकार आमतौर पर 0.1 μm से 0.3 μm के बीच होता है। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। आनुवांशिक पदार्थ: इनमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। डीएनए आमतौर पर गोलाकार और डबल स्ट्रैंडेड होता है। इनका जीनोम बहुत छोटा होता है। राइबोसोम: इनमें जीवाणुओं की तरह 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। संवर्धन और वृद्धि: ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। इनमें कृत्रिम माध्यम पर उगाया जा सकता है, लेकिन इनके संवर्धन के लिए स्टेरॉल की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम पर उगाया जाए तो इनकी कॉलोनियाँ तले हुए अंडे जैसे दिखाई देती है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी: ये पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन कोशिका भित्ति पर हमला करता है, जो इनमें होती ही नहीं। हालांकि ये टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि ये सीधे मेटाबॉलिज्म पर असर करते हैं। गतिशीलता: ये आमतौर पर अचल होते हैं, क्योंकि इनमें कशेरुकिता नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा की संरचना। कोशिका भित्ति: यह 3 परतों वाले लिपोप्रोटीन की बनी होती है। माइकोप्लाज्मा में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं। राइबोसोम: इनमें 70S प्रकार के होते हैं। मेटाबॉलिज्म: इनमें श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। पौधों में संचरण माइकोप्लाज्मा का। पौधों में माइकोप्लाज्मा मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से फैलता है। कीटों द्वारा: यह सबसे प्रमुख तरीका है। लीफ हॉपर्स जैसे कीट संक्रमित पौधों का रस चूसते हैं और फिर स्वस्थ पौधों पर जाकर इसे फैला देते हैं। दूसरा, अमरबेल द्वारा। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। जब यह एक संक्रमित पौधों से जुड़कर दूसरे स्वस्थ पौधे पर फैलते हैं तो माइकोप्लाज्मा इसके माध्यम से स्थानांतरित हो जाता है। कलम लगाने या ग्राफ्टिंग द्वारा: यदि किसी संक्रमित पौधों के हिस्से को स्वस्थ पौधे पर ग्राफ्ट किया जाता है तो माइकोप्लाज्मा का संचरण होता है। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा: प्राकृतिक कंद प्रकंद या कटिंग के उपयोग से भी यह अगली पीढ़ी में पहुंच जाता है। माइकोप्लाज्मा का नियंत्रण। पौधों में माइकोप्लाज्मा को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाती हैं। पहला, कीट नियंत्रण। माइकोप्लाज्मा फैलाने वाले कीटों जैसे लीफ हॉपर्स को मारने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करना सबसे प्रभावी तरीका है। दूसरा, रोगग्रस्त पौधों को हटाना। खेत में यदि कोई रोग संक्रमित पौधे दिखे तो उसे तुरंत उखाड़ कर जला देना चाहिए, ताकि संक्रमण अन्य पौधों तक न फैले। तीसरा, गर्मी से उपचार। संक्रमित बीजों, कमलों या कंदों को गर्म पानी से
अपचारित करने पर माइकोप्लाज्मा मर जाते हैं। चौथा, एंटीबायोटिक उपचार। पौधों को टेट्रासाइक्लिन के घोल में डुबोने या इंजेक्शन देने से लक्षणों में कमी आती है, हालांकि यह पूरी तरह से इलाज नहीं है। प्रतिरोधी किस्में। ऐसी फसलों का चुनाव करना जिसमें माइकोप्लाज्मा से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता हो। प्रमुख पादप रोग। पहला, बैंगन का लघु पर्ण रोग। यह भारत में पाया जाने वाला सबसे आम रोग है। लक्षण: पौधों की पत्तियां बहुत छोटी रह जाती है और वे आपस में गुच्छे जैसी दिखने लगती है। प्रभाव: पौधों में फल नहीं लगते और यदि लगते भी हैं तो वे कड़े और खाने योग्य नहीं होते। संचरण: यह मुख्य रूप से हिसिमोनस हाइस्टिस नाम के लीफहॉपर द्वारा फैलता है। तिल का फाइलोडी रोग। यह तिल की फसल का एक विनाशकारी रोग है। लक्षण: इस रोग में फूल के सभी भाग हरी पत्तियों जैसी संरचनाओं में बदल जाते हैं। प्रभाव: पौधा पूरी तरह से बांझ हो जाता है और इनमें बीज नहीं बनते। तीसरा, गन्ने का ग्रासी सूट रोग। लक्षण: गन्ने के तने के निचले हिस्से से बहुत सारी पतली और छोटी टहनियाँ निकलने लगती है, जिससे पूरा पौधा घास के गुच्छे जैसा दिखने लगता है। प्रभाव: पत्तियाँ पीली या सफ़ेद हो जाती है और गन्ने की वृद्धि रुक जाती है। सैंडल स्पाइक। यह चंदन के पेड़ों में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। लक्षण: चंदन की पत्तियां छोटी होकर नुकीली हो जाती है और पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। रोगों के सामान्य लक्षण। पौधों में माइकोप्लाज्मा के संक्रमण के कुछ सामान्य संकेत निम्नलिखित हैं। पौनापन, पौधे का विकास रुक जाना और वह छोटा रह जाता है। क्लोरोसिस, पत्तियों का पीला पड़ना क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है। विशेष ब्रूम, टहनियों का अत्यधिक गुच्छेदार होना। फ्लोएम का विनाश, फ्लोएम ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे भोजन का संचरण रुक जाता है। माइकोप्लाज्मा से होने वाला प्रमुख पशु रोग। संक्रामक बोवाइन प्यूरोपाइयोमोनिया। रोगजनक माइकोप्लाज्मा माइकोइट्स। प्रभावित पशु गाय, बैल और भैंस। संक्रमण, फेफड़ों में गंभीर संक्रमण और सूजन। पशु को सांस लेने में अत्यधिक कष्ट होता है, तेज बुखार आता है और नाक से गाढ़ा तरल निकलता है। यह एक संक्रामक रोग है जो हवा के जरिए तेजी से फैलता है। भेड़ों और बकरियों का संक्रामक एगलैक्टिया। रोगजनक माइकोप्लाज्मा एगलैक्टिया। प्रभावित पशु भेड़ और बकरी। लक्षण: स्तन ग्रंथियाँ, दूध का उत्पादन अचानक कम या बंद हो जाता है। जोड़ों का दर्द, पशु को चलने में दिक्कत होती। आँखों में संक्रमण, आँखों में सूजन और अंधापन आ जाता है। मुर्गियों में पुराना श्वसन रोग। रोगजनक माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिसम। प्रभावित पक्षी, मुर्गी, मुर्गियाँ और टर्की। लक्षण: छींकना, खांसी, खरखराहट की आवाज़ और आँखों के पास सूजन। इसमें अंडों के उत्पादन में भारी गिरावट आती है और पक्षियों का वजन नहीं बढ़ता। सूअरों में एंजूटिक न्यूमोनिया। रोगजनक माइकोप्लाज्मा हाइपोन्यूमोनिया। लक्षण: सूअरों में लंबे समय तक चलने वाली सूखी खांसी। हालांकि इनमें मृत्यु दर कम है, लेकिन पशु की वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है।